सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 26 सितंबर को आयोजित रीट भर्ती परीक्षा के द्वितीय स्तर में यदि आपने प्रथम भाषा के रूप में संस्कृत का चयन किया है तो उनके प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। प्रश्न आपके सामने है। ये रीट द्वितीय है, भाषा प्रथम संस्कृत होने पर वीडियो उपयोगी है। पहला प्रश्न था, जगतः में विभक्ति कौन सी होगी? तो जगतः में पंचमी और षष्ठी दोनों के एक वचन में जगतः बनता है। पंचमी ऑप्शन नहीं है तो यहाँ 3 नंबर षष्ठी व्यक्ति को सही उत्तर मानेंगे। आगे है, तदा तु विचित्रा जगतः गतिः स्यात्। इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? तो जगत की विचित्र गति, यहाँ गति कैसी है? विचित्र है, तो विचित्रा शब्द विशेषण होगा और गति विशेष्य के रूप में माना जाएगा। 1 नंबर विचित्रा को सही मान लें। पहले में षष्ठी 3 नंबर सही है, दूसरे में विचित्रा 1 नंबर सही है। फिर है, कार्य हानि में सही समास कौन सा होगा? तो यहाँ कार्य की हानि तत्पुरुष समास को सही उत्तर होगा। तत्पुरुष को सही उत्तर मान लेंगे। कार्य में जो हानि है उसी को तत्पुरुष कहेंगे। फिर है, प्राप्ति में उपसर्ग कौन सा है? तो प्राप्ति में देखें तो प्र उपसर्ग होता है, आप धातु है और तिन प्रत्यय है। प्र आप तिन के योग से प्राप्ति बना है। इसमें उपसर्ग पूछा है तो 2 नंबर प्र उपसर्ग सही उत्तर होगा। फिर गति में प्रत्यय कौन सा है? इसमें 1 नंबर 3 को सही उत्तर मानना है। गति शब्द गम धातु है और गम धातु में 3 प्रत्यय के जुड़ने से बनता है, तो यहाँ 1 नंबर को 3 को सही उत्तर मान लें। फिर है, तस्मिन् देशे एव सुख प्राप्ति भवति। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? इसमें जो एव पद है वो एव अव्यय के रूप में है, जिसका अर्थ होता है ही, तो यहाँ एव ही है। तस्मिन् जो है वो सर्वनाम पद है, सुख प्राप्ति संज्ञा पद है, भवति क्रियापद है, एव अव्यय पद है। फिर 37वां प्रश्न है, ग्रामीण जनाः विदेशी पर्यटकाः च आगच्छन्ति। इसमें क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करना है, तो इसमें 1 नंबर सही उत्तर होगा। देखिए, गच्छन्ति का अपन देखें तो ए गच्छन इसका बहुवचन में बनेगा और इसमें ए आ उपसर्ग और भी है, तो आ प्लस ए में संधि कर देंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी और दीर्घ होकर के ये आगच्छन रूप बनेगा, इसलिए 1 नंबर आगच्छन को सही उत्तर मान लेंगे। फिर मेलायाम अश्वानाम नृत्यम। इस वाक्य में प्रश्न निर्माण किस पद से होगा? अश्वानाम को रेखांकित कर रखा, ये षष्ठी का बहुवचन है तो प्रश्न भी षष्ठी बहुवचन में बनेगा, इसलिए के शाम 4 नंबर को सही उत्तर मानेंगे। 39वां प्रश्न है, मेला समिति पक्षतः में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें 3 नंबर तहसील प्रत्यय सही उत्तर होगा। इसमें देखें तो मेला समिति ये तो मूल पद प्रकृति हो जाएगा और उसके बाद में जब तहसील प्रत्यय जोड़ेंगे तो तहसील में तस या तह शेष रहता है। इस आधार पर तह जैसे हिमवतः है, उभयतः है, सर्वतः है आदि में तहसील प्रत्यय होता है, वही तहसील प्रत्यय यहाँ जुड़ा हुआ है। 40वां प्रश्न है, आत्मनः में विभक्ति कौन सी है? आत्मनः यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, 1 नंबर षष्ठी को सही उत्तर मानेंगे। फिर देशी पद का विलोम पद क्या होगा? इसमें 2 नंबर देशी का विलोम विदेशी हो जाएगा, 2 नंबर सही है। प्रदीयन्ते में लकार कौन सा है? तो प्रदीयन्ते में 4 नंबर लट लकार सही उत्तर होगा। प्र उपसर्ग है, दा धातु है और उसका आत्मने पद के रूप में अगर हम काम करेंगे तो या कर्मवाच्य भाववाच्य के रूप में देखें तो दीयते दीयते दीयन्ते रूप बनते हैं, तो ये लट लकार में ही रूप माना जाएगा। 43वां है, मैं कलम से पत्र लिखूंगा। इसका सही अनुवाद क्या होगा? इसमें 2 नंबर वाला सही उत्तर है। मैं का हो गया अहम, कलम से कलमेन, पत्र का पत्रम और लिखूंगा में लेखी श्यामी रूप बनेगा, लिखी श्यामी नहीं, तो अहम कलमेन पत्रम लेखी श्यामी 2 नंबर सही है। 44वां प्रश्न है, नृपः दरिद्राय दानम ददाति का क्रमवाच्य रूप क्या होगा? तो इसमें
एक नंबर को सही मानना है। नृपह का बनेगा नृपेण, दरिद्राय चतुर्थी का चतुर्थी में ही रहेगा, दानम का दानम और ददाती का दीयते। नृपेण दरिद्राय दानम दीयते, एक नंबर सही उत्तर हुआ। 45वां प्रश्न है, कवि भी कालिदास है श्रेष्ठ है, इस वाक्य को संशोधित करना है। तो देखिए श्रेष्ठ इष्ठन प्रत्यय के योग में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति आती है, तो 3 नंबर कवि सु कालिदास है श्रेष्ठ है सही उत्तर होगा। 1 नंबर में गलती है, वो है वी छोटा हो गया। अगर कवि नाम इस तरीके से होता तो 1 नंबर भी सही उत्तर हो सकता था, लेकिन वी लघु होने के कारण इसको गलत मान लेंगे। 3 नंबर कवि सु कालिदास है श्रेष्ठ है सही है। 46 में सुक्ति पूर्ति करने के लिए सही पद कौन सा है? तो 1 नंबर सही है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि जो हमें खुद को अच्छा नहीं लगता वैसा दूसरों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। 47वां प्रश्न है, प्राचीनतम पाठशाला विधि में कौन सी विधि सन्निहित नहीं है? इसमें हम प्रत्यक्ष विधि को देखेंगे। प्रत्यक्ष विधि का आविष्कार आधुनिक काल में जाकर के 1901 ईस्वी में जाकर के हुआ है। बाकी तीनों प्राचीनतम विधियों में शामिल हैं। 48वां है, प्रारंभिक स्तर पर किस कार्य की प्रधानता होनी चाहिए? इसमें 3 नंबर होगा, प्रारंभिक स्तर पर मौखिक कार्य की प्रधानता होनी चाहिए। 49वां है, भंडारकर विधि का दूसरा नाम क्या है? तो भंडारकर विधि को ही हम व्याकरणानुवाद विधि के नाम से भी पुकारते हैं, तो 2 नंबर व्याकरणानुवाद विधि सही होगा। फिर है, शिक्षक किस परीक्षा के द्वारा उच्चारण और शब्द भंडार अभिव्यक्ति की सामर्थ्य की परीक्षा करता है? तो इसमें 1 नंबर मौखिक परीक्षा को सही उत्तर मानेंगे। मौखिक परीक्षा के द्वारा उच्चारण की परीक्षा भी हो सकती है और शब्दों की अभिव्यक्ति की परीक्षा भी हो सकती है कि बालक की कितनी शब्द भंडार शक्ति है। फिर है, भाषा अधिगम की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होनी चाहिए? भाषा अधिगम में सबसे पहले सुनना फिर बोलना आता है। सुनना कानों से होता है, बोलना जीभ से होता है, इसलिए 4 नंबर कर्णाभ्याम जीवया से सही उत्तर होगा, सुनना और बोलना। 52 है, शिक्षण में केंद्र बिंदु क्या है? इनको देखा जाए तो इनमें केंद्र बिंदु श्यामपट होगा। श्यामपट को केंद्र में रख करके ही मुख्य रूप से इसमें अपने को पाठ्य पुस्तक को सही उत्तर मानना है। मुख्य रूप से देखें तो पाठ्य पुस्तक को केंद्र में रख कर के संपूर्ण शिक्षण कार्य होता है। पाठ्य पुस्तक ही शिक्षण का केंद्र बिंदु होगा। फिर अब भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति किससे होती है? तो विचार भाषण और लेखन है। भाषण में हम बोलकर अभिव्यक्त करते हैं और लेखन में लिख करके अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए यहाँ 3 नंबर भाषणेन लेखनेन को सही उत्तर मानेंगे। 54 नंबर है, गद्य और पद्य में शुद्ध उच्चारण वाचन कार्य कौन से सिद्धांत में होते हैं? तो उच्चारण और वाचन दोनों मौखिक कार्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। मौखिक ही उच्चारण है, मौखिक ही वाचन होता है। 55 नंबर है, व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? व्याकरण के लिए सबसे उपयुक्त है आगमन से निगमन की ओर। आगमन निगमन विधि ही व्याकरण में सर्वाधिक उपयोगी है, तो आगमन से निगमन सबसे उपयुक्त माना जाएगा। फिर संस्कृत व्याकरण शिक्षण की और दर्शन शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो यहाँ पर हम 4 नंबर सूत्र विधि को सही मान सकते हैं। सबसे पुरानी विधि सूत्र विधि का ही प्रयोग किया गया है। फिर श्री सीताराम भट्ट परवणिकर महोदय का महाकाव्य कौन सा है? सही उत्तर है 4 नंबर ईश्वर विलास श्री सीताराम भट्ट परवणिकर के द्वारा लिखा गया था। चंद्र महिपति उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसमें 1 नंबर श्रीनिवास आचार्य होगा। चंद्र महिपति के लेखक हैं श्रीनिवास आचार्य। 59वां क्वेश्चन है, कच्छ वंश महाकाव्य किसने लिखा? इसमें 1 नंबर पंडित सूर्य नारायण शास्त्री, जिन्होंने मानवंश महाकाव्य लिखा है और मानवंश ही कछवाहा वंश है, तो इसमें 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर कविताओं की रचना के कार्य के लिए किसको मीरा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सही उत्तर है डॉक्टर हरिराम आचार्य ऐसे हैं जिनको खुले किरणपाल के लिए मुख्य रूप से मीरा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 2 नंबर को सही उत्तर मानेंगे। तो ये
द्वितीय स्तर में प्रथम भाषा के रूप में संस्कृत लेने पर उसके प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं। धन्यवाद।